अस्सलाम वालेकुम, आदाब। खास प्रोग्राम वक्त की बात देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ज़ुहूर लोलाबी। वक्त की बात में आज बात करेंगे जम्मू कश्मीर बजट इजलास को लेकर। जम्मू कश्मीर असेंबली का बजट इजलास चल रहा है, जिसकी बाज़ाब्ता शुरुआत 3 मार्च को लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के खिताब से हुई। फिर 7 मार्च को वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला, जिनके पास महकमे खजाना का चार्ज भी है, उन्होंने जम्मू कश्मीर असेंबली में सालाना बजट 2025-26 पेश किया। 7 मार्च के बाद फिर बजट पर बहस के अलावा कई मुद्दे असेंबली में उठे। काफ़ी शोर शराबा भी इस दौरान देखने को मिला। भारतीय जनता पार्टी के अरकान ने इस दौरान एक बार ऐवान से वॉकआउट भी किया। अपोजिशन ने आरसी मुलाजमीन का मामला उठाया। गुलमर्ग फैशन शो का मामला भी असेंबली में सरगर्म रहा। इसके साथ साथ गैर मुल्की क्रिकेटर को जमीन फराम करने के मामले पर भी असेंबली में खूब बहस हुई। कुटवा में शहरी हलाकतों का मामला हो या जेएमसी हंदवाड़ा के कयाम का मामला हो, दोनों पर मेंबरान के दरमियान तकरार भी देखने को मिली। इसके अलावा तालीम, सेहत, R&B समेत 9 महकमों के ग्रांट्स पर बहस हुई, जिसके बाद इन महकमों के ग्रांट्स को मंजूरी भी मिल गई। दीगर शोबों के हवाले से भी मेंबरान असेंबली ने अपने इलाकाई मसले असेंबली में उजागर किए, जिसका वज़रा ने जवाब भी दिया। बजट सेशन चूंकि 11 अप्रैल तक फिलहाल ये जारी रहेगा, इसलिए आइंदा दिन भी काफ़ी अहम है, क्योंकि कई मेंबरान की तरफ से आइंदा दिनों में प्राइवेट बिल असेंबली में पेश किए जाएंगे। लेकिन अब असेंबली में ख़ास मामले क्या रहे 7 मार्च से लेकर कल तक, वो ग्राफिक्स के ज़रिए आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि किन किन मुद्दों को असेंबली में उठाया गया। आपको बता दें कि 7 मार्च को वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला, जिनके पास महकमे खजाना का चार्ज भी है, उन्होंने जम्मू कश्मीर का बजट पेश किया। साथ ही साथ इसी दिन 7 मार्च को ऐवान में ये कहा गया कि जो जंगली जानवर है उस हवाले से कई मामला पेश आए, और जावेद राना, जो कि जिनके पास महकमे का चार्ज भी है, उनकी जानिब से कहा गया कि जो जंगली जानवर है उनके हवाले से आंकड़े जारी किए गए। जंगली जानवर के हमले में 32 हलाकतें हुई, जबकि 259 लोग जख्मी हुए। साथ ही साथ मुतासरीन को 2 करोड़ से ज़्यादा 3 करोड़ के करीब मुआवजा दिया गया, ये जावेद अहमद राना से कहा गया। साथ ही साथ जो उमर अब्दुल्ला ने बजट पेश किया, उस पर जब बहस हुई तो भारतीय जनता पार्टी ने हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि जो आर्जी मुलाजमीन हैं उनके लिए बजट में कुछ नहीं रखा गया है। उस हवाले से उनको तनकीद का निशाना बनाया, लेकिन हुकूमत ने यह साफ किया कि ये बजट अवाम के मुताबिक है। 8 मार्च को गैर मुल्की क्रिकेटर को यूटी में ज़मीन अलाट करने के हवाले से ये मामला उठा। जो श्रीलंका के साबिक क्रिकेटर है मुथाया मुरलीधरन, उसको कुटवा में 206 कनाल ज़मीन अलाट की गई। उस पर हुकूमत से जवाब तलब किया गया। ताहम हुकूमत ने कहा कि वो उस हवाले से जांच करेंगे, और फिर खबर ये भी है कि उन्होंने ये जो मंसूबा था उनका यहाँ पे इन्वेस्ट करने का, वो उन्होंने कैंसिल ही कर दिया है। ये मामला भी मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने उठाया। फिर गुलाम अहमद मीर ने भी कहा कि गैर मुल्की क्रिकेटर को यूटी में 206 कनाल ज़मीन फराम की गई है। साथ ही साथ उमर अब्दुल्ला सरकार ने कहा कि जम्मू कश्मीर हुकूमत पर 1,25,000 करोड़ रुपए का बाहरी कर्जा है। ये तफसील भी असेंबली में रखी गई, और साथ ही साथ 498 बेज़मीन खानदानों को PMAY के तहत रिहायशी मकानात फराहम किए गए। ये वज़ीर ने ये ऐवान में कहा, जिनके पास ये चार्ज है जावेद अहमद डार, उन्होंने कहा कि तामीर के लिए 5 मरली ज़मीन जो है हुकूमत ने 498 लोगों को ज़मीन फराहम की गई। ये मामला ये 8 मार्च की कार्रवाई थी। उसके बाद 9 मार्च को क्या हुआ वो भी आपके सामने रखेंगे। तीसरा ग्राफिक चलाएगा और दिखाएगा कि इसके बाद चूंकि 9 मार्च को छुट्टी थी, लेकिन 10 मार्च की बात करें तो 10 मार्च का दिन भी काफ़ी अहम रहा, क्योंकि कुटवा शहरी हलाकतों का मामला ऐवान में काफ़ी गर्म रहा। उसके साथ साथ गुलमर्ग फैशन शो पर असेंबली में एहतजाज भी हुआ, और हुकूमत से जवाब तलब किया गया कि माह रमज़ान मुबारक के महीने में इस तरह का फैशन शो कैसे इसकी इजाज़त मिली और उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी, ये पूछा गया। ताहम उमर अब्दुल्ला ने यह साफ किया कि गुलमर्ग फैशन शो में हुकूमत का कोई किरदार नहीं है, और उनने इस चीज़ का भी यकीन दिलाया कि जो इसमें मुलव्वस है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ वज़ीर तालीम ने यह कहा कि जम्मू कश्मीर में 4358 स्कूलों का इंतजाम हुआ है। ये वज़ीर सकीना यतू, जिनके पास महकमे तालीम का चार्ज भी है, उन्होंने ये आंकड़े ऐवान में रखे। और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर में 3.70 लाख से ज़ायद बेरोज़गार नौजवान कहा गया है कि उन्होंने
रजिस्ट्रेशन किया है। हुकूमत के पास यह डाटा है कि करीबन 4 लाख नौजवानों ने बेरोजगारी के मामले में अपनी रजिस्ट्रेशन करवाई है। जम्मू कश्मीर में 2019 से अब तक कितने बेरोजगार नौजवान हैं, उन्होंने उस हवाले से कहा कि जो सरमायाकारी के हवाले से कहा गया कि तकरीबन 10,516 करोड़ रुपए की सरमायाकारी 2019 से लेकर अब तक हुई है। ये आंकड़े भी 10 मार्च को असेंबली में रखे गए। कश्मीर में 3,407 करोड़ जबकि जम्मू सूबे में 7,108 करोड़ की सरमायाकारी जो है वो 2019 के बाद हुई है। आगे वाला ग्राफिक चलाएगा। 11 मार्च को जम्मू कश्मीर असेंबली में क्या हुआ आपके सामने आ रहा है। डेली वेजरों के मामले पर असेंबली में काफ़ी शोर शराबा देखने को मिला, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने ऐवान से वॉकआउट भी किया। ताहम आर्जी मुलाजमीन के मसाइल के हल के लिए रोड मैप तैयार करने के लिए कमेटी का ऐलान। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि कमेटी का ऐलान किया गया और चीफ सेक्रेटरी की सदारत में ये कमेटी तश्कील दी गई। साथ ही साथ GMC हंदवाड़ा के क़याम का मामला भी उठा, जिसमें सज्जाद गनी लोन जो हंदवाड़ा के MLA है और सकीना यतू उनके दरमियान काफ़ी बहस हुई, तकरार भी देखने को मिली कि जो वहाँ पर GMC का मामला है उसके लिए जो ज़मीन फराम की गई और अब ये कहा जा रहा है कि वो ज़मीन ठीक नहीं है, सैलाब का ख़तरा है वहाँ पे, उसको मुंतकिल किया जाए। उस हवाले से असेंबली में काफ़ी शोर शराबा भी देखने को मिला। दोनों जो सकीना यतू और सज्जाद गनी लोन उनके दरमियान तकरार भी देखने को मिली और डेली वेजर का मामला भी इसी दिन उठा और जिस पर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने एक कमेटी तश्कील दी और कहा कि कमेटी जो है वो जल्द ही इस वाले से रिपोर्ट पेश करेगी। और उसके बाद 12 मार्च को क्या कुछ हुआ। अवामी एक्शन कमेटी और इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर जो पाबंदी लगाई गई मरकज़ी हुकूमत की जानिब से वो मनसूख की जानी चाहिए, वहीद पर्रा की जानिब से कहा गया। साथ ही साथ इस दिन 12 मार्च को जम्मू कश्मीर में 2 बरसों में PMY के तहत 1.35 लाख मकान तामीर किए गए हैं। ये आंकड़े भी असेंबली ऐवान में रखे गए मौसूफ वज़ीर की जानिब से और कहा गया कि 1.35 लाख मकानात जो है वो जम्मू कश्मीर में सिर्फ 2 बरसों के अंदर PMAYG के तहत जो है वो तामीर किए गए। और साथ ही साथ बिजली के बिल माफ़ करने का कोई मंसूबा नहीं है, ये भी ऐवान में रखा गया। और साथ ही साथ अवामी एक्शन कमेटी इस पर भी PDP की जानिब से कहा गया कि मनसूख हो जानी चाहिए। 13 मार्च का दिखाएगा। 13 मार्च को क्या कुछ हुआ आपके सामने रखते हैं। तालीम सेहत समेत 4 महकमों के लिए 27,526 करोड़ से ज़्यादा ग्रांट्स को मंजूरी मिल गई। इन तमाम महकमों पर पहले बहस हुई और बहस के बाद इसको मंजूर किया गया। गैर मुनसिफाना रिजर्वेशन पॉलिसी तबाही का पेश खेमा, यह सज्जाद गनी लोन की जानिब से इल्ज़ाम लगाया गया कि उन्होंने रिजर्वेशन का मामला उठाया। साथ ही साथ गैर कानूनी काबिज़शुदा अराजी 17,27,000 कनाल में से 15,39,000 कनाल बाजियाब किए गए हैं। ये वज़ीर की जानिब से जो डाटा है सामने रखा गया। साथ ही साथ बीरवा का मामला भी आया जहां शादी की बुनियाद पर 58 गैर मकामी अफराद को डोमिसाइल सर्टिफिकेट जारी किए गए। ये वज़ीर सकीना यतू की जानिब से जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि 58 गैर मकामी अफराद को डोमिसाइल सर्टिफिकेट शादी की बुनियाद पर बीरवा में जारी किए गए। साथ ही साथ जम्मू कश्मीर तंजीम नौ लद्दाख को 2,504 करोड़ रुपये की वाजिबुल अदा रकम मुंतकिल की जाएगी। ये उमर अब्दुल्ला की जानिब से कहा गया। आगे दिखाएगा 14 मार्च, चूँकि उस दिन होली थी, लेकिन 15 मार्च को क्या कुछ हुआ। जम्मू कश्मीर में साल 2019 से बेरोजगारों की शरह में कमी रिकॉर्ड हुई। ये हुकूमत और जो वज़ीर है जावेद अहमद डार उनकी जानिब से कहा गया कि काफ़ी कमी आई है। ताहम सिकम सोरा में अमले की किल्लत एक बड़ा चैलेंज। ताहम वज़ीर सकीना यतू ने कहा कि मामला जो है भर्ती एजेंसियों के साथ उठाया गया है और जल्द ही ये मामला हल किया जाएगा जो अमले की कमी है। साथ ही साथ रिजर्वेशन की रिपोर्ट पेश करने के लिए कोई मखसूस मुद्दत मुकर्रर नहीं, अगरचे ये बयान दिया गया। ताहम वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने साफ किया कि 6 महीने का वक्त दिया गया है। जो कमेटी तश्कील दी गई है वो 6 महीने के अंदर अंदर रिजर्वेशन के हवाले से रिपोर्ट पेश करेगी। साथ ही साथ PWD कानकनी समेत 5 महकमों के ग्रांट जो है वो मंजूर किए गए, उस पर पहले बहस हुई और इनका चार्ज जब नए वज़ीर आला के पास है उन्होंने बाद में इसको मंजूर भी किया गया। इसी बजट इजलास पर आज ख़ास चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई में लोगों के बुनियादी मसले असेंबली में उठे या सिर्फ सियासत और शोर शराबा ही हासिल हुआ। जो असेंबली में मेंबरान मसले उठाए क्या उनको इत्मीनान बख्श जवाब मिला?
लोगों ने जिसके लिए अपने मेंबरान को असेंबली में भेजा, क्या उन्होंने उसका हक अदा किया? सरकार के सामने क्या चैलेंज है? इसी पर आज चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। हमारे साथ रजनी सेठी साहिबा है, तर्जुमान है भारतीय जनता पार्टी की, मोहम्मद इमरान काजी है, तर्जुमान है नेशनल कॉन्फ्रेंस के, और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से वीरेंद्र सिंह सोनू जी है। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत खैर मकदम इस खास प्रोग्राम वक्त की बात में। और सबसे पहले मैं तीनों का जनरल रिएक्शन आपका लेना चाहूँगा कि जो बजट इजलास चल रहा है किस तरह से आप इसको देखते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो तर्जुमान हैं मोहम्मद इमरान काजी साहब, आपके पास आना चाहूँगा। जो मौजूदा असेंबली सेशन चल रहा है किस तरह से आप देख रहे हो, और क्या अवाम के उमंगों के मुताबिक बहस हो रही है? नहीं, डेफिनेटली आप देखेंगे कि जिस हिसाब से ये बजट सेशन चला, बजट पेश हुआ असेंबली में, देखेंगे तो पिछले साल से भी बहुत कम बजट एलोकेशन हुई थी जम्मू कश्मीर के लिए। लेकिन बावजूद इसके ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने जो फाइनेंस को हेड करना है, उन्होंने इस बजट को मेरे को लगता है प्रो पीपल और पीपल फ्रेंडली बजट एक बना के सारे स्टेक होल्डर्स से बात करके और कहाँ कहाँ इस बजट को यूज कर सकते हैं उस हिसाब से हर सेक्टर को टच करने की कोशिश की। चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो टूरिज्म हो, चाहे वो इंडस्ट्रीज हो, हर एक चीज को टच किया गया अगर आप देखेंगे इस बजट में। बाकी आप रहेंगे देखेंगे कि 7 साल के बाद एक पॉपुलर गवर्नमेंट जम्मू कश्मीर में बनी। आप देखेंगे कि यहाँ पे पिछले 6 साल से तो बिल्कुल भी कोई सुनवाई नहीं थी गवर्नर रूल में। यहाँ पे लोगों के कोई मसले मसाइल इतने हो गए हैं कि वो किसी को अपनी बात सुनाने के लायक ही नहीं थे। आज आप देखेंगे असेंबली में हर एमएलए ने अपनी, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, तो उन्होंने खुल के अपने कॉन्स्टिट्यूएंसीज की प्रॉब्लम सामने रखा और जितने भी हमारे मिनिस्टर्स है उन्होंने उनको एड्रेस किया और जो जो चीजें उनमें सुटेबल हो सकती है उनको प्रॉमिस किए गए हैं। आज आप देखेंगे कि यहाँ असेंबली में जब सब मेंबरान ने बात की, वहां से ये जाहिर होता है कि आप देख रहे हैं कि पिछले 6 साल में कितनी खस्ता हालत हो चुकी है हमारे इंस्टीट्यूट की। चाहे आप हॉस्पिटल्स की बात करेंगे, कोई भी मेंबर असेंबली वहां पे ऐसा नहीं था जिसने ये बात नहीं उठाई कि हमारे यहाँ पे 50% डॉक्टर्स की शॉर्टेज है, 60% डॉक्टर्स की शॉर्टेज थी। इवन कि आज आप देखेंगे परसों स्किम्स के बारे में बोला गया कि स्किम्स में शॉर्टेज है डॉक्टर्स की और बिल्कुल बिल्कुल इमरान काजी साहब, मैं आऊंगा उस पर मैं आऊंगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के तर्जुमान रजनी सेठी जी भी हमारे साथ है। रजनी साहिबा, जब हम भारतीय जनता पार्टी के मेंबरान असेंबली की बात करते हैं तो ज़्यादातर एमएलएज को हमने कहा कि वो कह रहे हैं कि हुकूमत जो है वो अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं। लेकिन क्यों आप ऐसा सोच रहे हैं कि हुकूमत जो है वो अपनी जिम्मेदारी या जो उन पर जिम्मेदारी है वो उससे भाग रहे हैं? लेकिन जब हम देखते हैं कि हुकूमत तमाम एमएलएज के जो वो सवाल पूछ रहे हैं उसका जवाब दे रहे हैं, रिटर्न में भी जवाब दे रहे हैं, लेकिन फिर भी आपकी तरफ से इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि हुकूमत अपनी जिम्मेदारियों से भाग रही है। ऐसा क्यों? जरूर जी, देखिए, असेंबली में सवाल करना, उनका जवाब देना, ये काफी सालों से चलता रहा है। यहाँ पर असेंबली में, स्टेट में और सेंटर में, संसद भवन में एमपीज के सवालों का जवाब देना, ये एक प्रोसेस है जिसको कोई अलग नहीं कर रही यहाँ की एनसी सरकार जी। उनका जवाब देना इनका बनता भी है, क्योंकि लोगों ने इनको चुना है और लोगों के विधायक चुनकर लोगों की समस्याओं को वहां लेकर जा रहे हैं। बिल्कुल, बात हमारी हो रही है कि ये जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। जिम्मेदारी से भागने का मतलब है कि जो इन्होंने वादे किए थे चुनाव के समय, वो वादे नहीं पूरे कर रहे। सवालों के जवाब देना कोई, आप समझ सकते हैं कि वो जवाब तो मंत्री का काम है देना, मगर जो वादे इन्होंने लोगों के साथ किए थे, चाहे गैस सिलेंडर्स को लेकर थे, चाहे बिजली को 200 यूनिट की बात थी जिसको इन्होंने AA पर पहुंचा दिया, तो हम ये सवाल कर रहे हैं कि जब आपने अपने मैनिफेस्टो में जो वादे किए थे उन वादों पर पूरा करिए। जो वादे लोगों को लुभाने का काम कर रहे थे, लोगों ने उस बिहाफ पर आपको वोट दिया था, चाहे जम्मू की जनता ने या कश्मीर की जनता ने। आज कश्मीर की जनता भी उनसे पूछ रही है कि हमें सरकार चुनने का फायदा क्या हुआ। आज भी वो सड़कों पर है, प्रदर्शन कर रहे हैं। खासतौर से जो कुछ खास मुद्दे हैं जहूर जी, चाहे डेली वेजर्स का मुद्दा है, चाहे यहाँ पर हमारी नई बस्ती में शॉप्स का मुद्दा है, तो ये कुछ खास मुद्दे हैं जो लोगों के रोजगार से जुड़े हुए मुद्दे हैं। आप उनको इग्नोर करके बजट को एलोकेट कर रहे हैं, फंड्स एलोकेट कर रहे हैं, वो अपनी जेब से नहीं दे रहे, लोगों के टैक्स का पैसा दे रहे हैं।
लोगों के टैक्स के पैसे को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, मगर लोगों ने उम्मीद धारी थी कि एनसी की सरकार मेजॉरिटी से आई है, अपोजिशन तो अपना काम कर रही है, उसका काम है वहां पर बात रखना, आवाज उठाना। मेरा सवाल ये है कि एनसी की सरकार, मुख्यमंत्री जी जब लोगों के बीच गए थे, अपनी टोपी उतार कर गए थे कि इस बार मुझ पर यकीन करिए, तो वो टोपी उतारने का क्या मतलब था? लोग वही सवाल कर रहे हैं, वही अपोजिशन का काम है कि हम लोग भी वही सवाल कर रहे हैं। अपनी जिम्मेदारी संभालिए। 5 महीने हो गए सरकार बने हुए, तो सरकार बनने के बाद आपका रोड मैप क्या है, किस काम को कैसे करेंगे, लोगों को बता दीजिए। ठीक है, मैं दोबारा आपके पास आऊंगा, लेकिन पहले पीडीपी के तर्जुमान वीरेंद्र सिंह सोनू जी भी हमारे साथ है। वीरेंद्र सिंह सोनू, जब हम बजट इजलास की बात करते हैं तो क्या आपको लग रहा है कि बुनियादी मुद्दों पर बहस हो रही है या सिर्फ शोर शराबा ही हासिल हो रहा है? देखिए, ऐसे है कि बजट जो जम्मू कश्मीर में असेंबली में चल रहा है, उस सेशन में जो बात हो रही है, पहली बात तो ये है कि जो दोनों पार्टियां, एक पार्टी जिसको दिल्ली में सरकार है, दूसरी पार्टी जिसकी जम्मू कश्मीर में सरकार है, और दोनों ने अलग अलग से बजट पेश किए हैं, क्योंकि यूटी है, बहुत सारा डिपेंड जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पर है, जितने साधन है उसका चीफ मिनिस्टर साहब करेंगे। लेकिन दोनों ने ही जनता को जो है वो ठगा हुआ महसूस कराया है। दोनों लोगों ने जनता की इमोशन के साथ खेला, अपने मैनिफेस्टो में बहुत सारी बातें की। बीजेपी ने जम्मू से वोट लिए और कश्मीर से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वोट लिए, और दोनों सरकार, एक दिल्ली में सरकार और एक यहाँ पर। अब मैं अगर बात करूँ इस बजट की, तो चीफ मिनिस्टर साहब ने जब वोट मांगे इलेक्शन में, उन्होंने कहा हम 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, हम 1 लाख रोजगार देंगे, हम सिलेंडर देंगे, विधवा पेंशन देंगे, जो सबसे बड़ी बातें की। बजट में उन्होंने 200 यूनिट बिजली फ्री की बीपीएल कार्ड होल्डर के लिए, जिनको एएवाई कहते हैं। तो एक तरफ से बिजली उनके लिए फ्री कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ से 8 लाख के लगभग कार्ड जो है वो काट दिए गए। आज किसी आदमी के पास जम्मू में, क्या कश्मीर में, मैं कहता हूँ बहुत सारे लोगों के आपने कार्ड, जो राशन कार्ड है वो बीपीएल के तो खत्म कर दिए, तो बिजली फ्री उनको दे दी जो कार्ड में रहे ही नहीं, उसका फायदा कितने लोगों को होगा? दूसरा, इन्होंने कहा, एक महिलाओं के लिए बहुत बहुत बड़ी बातें की थी, जब महिला के लिए करने की बात आई तो उन्होंने बस में इनके सफर फ्री कर दिया। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, कितनी बसें चलती हैं सरकार की जम्मू कश्मीर में, कितनी बसें हैं इनके पास, और कितने उस रूट पर वो जाती हैं? आम देहात के रहने वाले, गाँव के रहने वाले, कितनी महिलाओं को उसका फायदा होगा? जो आपने बातें की थी, हम विधवा पेंशन बढ़ाएंगे, हम बेरोजगार की बात करेंगे, वो कहाँ गई? वो तो ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। अब ये दोनों पार्टियां एक दूसरे के ऊपर ब्लेम खेल रही हैं। बीजेपी कहती है जी केंद्र, ये जो स्टेट की गवर्नमेंट है उसने करना है, वो कहते हैं हमारे पास वसीले नहीं है। वोट दोनों ने लोगों को मोशन को भड़काकर मांग के, ठीक कहा कि चीफ मिनिस्टर साहब ने 2 जगह से वोट मांगे, टोपी रख के आगे वोट मांगे कि मुझे सरकार बनाओ, मैं 370 लाऊंगा, मैं 35 लाऊंगा, बिजली फ्री करूंगा। अब वो कहते हैं मैं यूटी में कर नहीं सकता, लेकिन जब वो चीफ मिनिस्टर बनने के लिए लोगों के पास गए थे, तब तो उनको पता था मैंने यूटी का चीफ मिनिस्टर बनना है। ठीक है, अब वो कहाँ गए? ठीक है, मैं आऊंगा दोबारा आपके पास पे, लेकिन रजनी सेठी साहिबा आपके पास आऊंगा। जो मुतालबात या जो मामलात भारतीय जनता पार्टी के अरकान या असेंबली मेंबरान असेंबली में उठा रहे हैं, वो पुराने मुद्दे हैं। जिस तरह से आपने बात की डेली वेजेस की, कि डेली वेजेस के लिए हुकूमत ने कुछ नहीं किया, बजट में कुछ नहीं रखा है। लेकिन अगर हम देखें ये डेली वेजेस कब से है, ये जब आपकी हुकूमत थी तब भी ये अपनी गवाह लगा रहे थे कि हमें मुस्तकिल किया जाए या मिनिमम वेज एक्ट लागू किया जाए, तब आपने इनके लिए कुछ क्यों नहीं किया? जहूर जी, देखिए, पहले मैं सोनू जी की बात का जवाब दूं। इन्होंने कहा राशन जो दे रहे हैं बीपीएल को, 200 यूनिट बिजली जो है बीपीएल को दे रहे हैं। पहले ये करेक्ट कर लें, बीपीएल को नहीं मिल रहा, ये अंत्योदय योजना वालों को दे रहे हैं, जो बहुत ही कम संख्या में हमारे जम्मू कश्मीर में है। बिल्कुल। और ऑलरेडी उनको राशन का जो बेनिफिट है वो अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय से उनको मिल ही रहा है, तो ये क्रेडिट लेने की कोशिश ना करें। दूसरी बात, पीडीपी ने कही ये दोनों पार्टियां आपस में लड़ रही हैं। पहले सोनू जी ये करेक्ट कर लीजिए कि यहाँ पर बीजेपी की सरकार 2019 के बाद से एसजी का शासन रहा है, और जो यहाँ कमेटी गठित की गई थी डेली वेजेस के लिए, वो 2014 में फारूक अब्दुल्ला जी के टाइम से उनकी कमेटी गठित की गई थी, जबकि उनके ऊपर कोई डिसीजन नहीं लिया। मुझे लगता है कि एसआरओ 520 वो हमारी सरकार के दौरान ही हुई है। सोनू जी भी उसमें शामिल थे हमारी सरकार में। हम जो कर सकते थे उनके लिए हमने हर मुमकिन कोशिश की है। हम लगातार यही बात कर रहे हैं कि ये इन सरकारों की देन है जो हम लोग ठीक करने की कोशिश कर रहे थे। मगर हमने ये वादा किया था मैनिफेस्टो में कि हमारी सरकार बनेगी तो डेली वेजेस के इश्यू को हम सॉल्व करेंगे फर्स्ट मीटिंग में। मगर बदकिस्मती ये रही कि हमारी सरकार नहीं बनी, मेजॉरिटी में एनसी आई है, और एनसी को इसीलिए लोग पूछ रहे हैं क्योंकि उनको किसी से राय मशवरा करने की जरूरत नहीं है। वो अपने लेवल पर ऑर्डर कर सकते हैं
इनको रेगुलराइज करने का, जो इनको रोजगार देने का काम है वो ये कर सकते हैं। हम अपोजिशन उनको सपोर्ट करने को तैयार हैं। हमने उनको कहा कि आप ऐसा ऑर्डर रिलीज करिए ताकि हम आपका सपोर्ट करें और इन डेली वेजेस को रेगुलराइज किया जाए। हम इसमें राजनीति नहीं कर रहे। राजनीति कहीं ना कहीं कर रही है पीडीपी, कर रही है असेंबली में, कभी 13 जुलाई के इश्यू को लेकर, कभी गुलमर्ग के इश्यू को लेकर। वो लोगों से जुड़े मुद्दे की बात नहीं करेगी पीडीपी। उनको पता है कि हमारे यहाँ एमएलए 3 चुनकर आए हैं, मगर वो पिछली बातों को, आपस में हिंदू मुसलमान के विवाद को बढ़ाने का और कश्मीर को फिर से उसी रेडिकलाइजेशन में ले जाने का काम कर रही है। ठीक है रजनी सेठी साहिबा, आऊंगा फिर आपके पास आऊंगा, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान इमरान काजी हमारे साथ है। ठीक है, आपने अपनी बात रखी। ठीक है इमरान काजी साहब, जवाब दीजिएगा। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि लोगों से जो वादे किए गए थे वो वादे पूरे नहीं हुए। देखिए जनाब, भारतीय जनता पार्टी का भी बड़ा खूब है, कोई और लोगों को कुछ दे तो वो लोगों का टैक्स का पैसा है, इनके घर का पैसा नहीं है। अगर सेंटर से कुछ आएगा तो वो मोदी जी देते हैं, यानी कि मोदी जी घर से, ये उस वक्त ये वर्ड यूज नहीं करते कि मोदी जी घर से देते हैं, वो भी तो लोगों के टैक्स का पैसा है। फिर मोदी का रात को जापते रहते हैं ये एक चीज। दूसरी, इन्होंने बात की यहाँ पे, इन्होंने नई बस्ती की बात की, डेली वेजेस की बात की। इन्होंने 2014 से लेकर 2024 तक इनके साथ यहाँ पे डबल इंजन की सरकार थी। इन्होंने कितनी बात की, वही नई बस्ती के लोग जिनकी ये आवाज आज उठा रहे हैं, मेरे सामने इन्होंने कितनी बार उन पर लाठियां बरसाई है और वो रो के पागल हो रहे थे वहां पे। दूसरी चीज, डेली वेजेस के लिए इन्होंने कौन सा पिछले 10 साल में यहाँ पे रेगुलाइजेशन की पॉलिसी लाई? इनके पास तो सेंटर में भी सरकार थी, स्टेट में भी सरकार थी इनके पास। आज ये लोग हम पे सवाल उठा रहे हैं, इन्होंने क्या किया उनके लिए? कौन सी पॉलिसी बनाई, कौन सी रेगुलाइजेशन की? कितने लोग उसमें से, अगर थोड़े बहुत इन्होंने रेगुलाइज किए होते, बाकी आज थोड़े बहुत आज रेगुलाइज हो जाते, तब तो इन्होंने कुछ नहीं किया। ये आज ढूंढ रहे हैं कि हमारे यहाँ पे सरकार नहीं है इसलिए हम नहीं करेंगे। तो मुझे एक चीज बताइए ना, 2014 से लेकर 24 तक इनके हाथ किसने बांधे हुए थे? ये तो पूरे मुल्क भर में डबल इंजन की सरकार का ज्वाई देते हैं, डबल इंजन की सरकार बनाओ तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे। क्यों नहीं किया उन लोगों के लिए? आज ये उन लोगों को फिर से धोखा दे रहे हैं। मैंने देखा है कितनी बार वो त्रिपुरा नगर ऑफिस के बाहर बैठ के इन्होंने 45 डिग्री में उनको धूप में बिठाया, उनकी बात सुनने के लिए कोई नहीं जाता था। वो वेयर हाउस, क्या कहते हैं, अपना पानामा चौक में कितनी बार स्ट्राइक्स पे बैठे, जो उनकी बात सुनने तक नहीं चाहते थे वहां पे। आज ये बात करेंगे डेली वेजेस की। डेली वेजेस का अगर कोई भी मसला हल होगा तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट में होगा। ठीक है, उनको लगाया भी नेशनल। ठीक है वीरेंद्र जी, वीरेंद्र सिंह सोनू जी आपके पास आना चाहूंगा। ठीक है काजी साहब, आपने अपनी बात रखी। ठीक है, मैं आऊंगा दोबारा आपके पास, लेकिन वीरेंद्र सिंह सोनू जी आपके पास आना चाहूंगा। जब बात डेली वेजर्स की चल रही है तो आप पर भी ये इल्जाम लग रहा है कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के दौर में भी डेली वेजर्स लगाए गए, जो अब दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। तब किसी मखसूस पॉलिसी के तहत क्यों नहीं ये रिक्रूटमेंट हुई? देखिए, ऐसे है कि जब हमारी सरकार थी हमने एक पॉलिसी ड्राफ्ट की, हमने एक कोशिश की इनके मुद्दों को हल करने की जी, लेकिन बदकिस्मती से वो सरकार चल नहीं पाई और टूट गई। जब हमने कमेटी फ्रेम कर दी, सब कुछ कर दिया, लेकिन पिछले 5 सालों से भारतीय जनता पार्टी ने जहाँ डायरेक्ट रूल किया, 2019 से लेके 2024 तक उन्होंने 5 साल डायरेक्ट रूल किया। तो मैं अब इनसे पूछना ये चाहता हूँ कि बताइए, आपने 5 साल डेली वेजर पक्के क्यों नहीं किए? आप कहते रहे कि हमारी सरकार है, BLG आपका, प्राइम मिनिस्टर आपका, होम मिनिस्टर आपका, आपने क्यों नहीं किए? उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ये कहा कि हम डेली वेजर को पक्का करेंगे, तो 5 भी नहीं 6 इनको भी हो गए सरकार करते हुए। तो इन्होंने कौन सी ऐसी पॉलिसी बनाई है? फिर आज आके फिर आप कमेटी बना रहे हैं, जो आपने 2014 में भी जब आपकी सरकार थी तब आपने बनाई थी। हमने तो एक कोशिश की, एक SRO लाया, एक कमेटी बनाई, उसमें लग पड़े थे। अगर वो सरकार चलती तो शायद हम वो उनको पक्का कर देते। लेकिन मैं आज इन दोनों पार्टियों से पूछना चाहता हूँ, मेरी बहन रजनी सेठी जी से भी पूछना चाहता हूँ, मेरे दूसरे भाई से भी पूछना चाहता हूँ कि आप पिछले 6 महीने से मैंडेट लेकर बैठे हैं। क्या इन 6 महीनों में आपने अगर महीने के 5 भी पक्के करते, कुछ 30 डेली वेजर आपने पक्के कराए? भारतीय जनता पार्टी तो इस मसले पर क्या बात करेगी जब इनके पास 5 साल डायरेक्ट रूल था? तो इन्होंने क्यों नहीं किसी को पक्का किया? दूसरी बात जो मैंने कहा है, इन्होंने कहा कि बिजली, मैंने तो कहा भी 200 यूनिट बिजली की ठगी मारी गई है जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मारी है। लेकिन सबसे बड़ी ठगी तो भारतीय जनता पार्टी ने मारी है जम्मू कश्मीर के लोगों से, जो हमें स्मार्ट मीटर ला के दिए। इतना बड़ा घपला इन स्मार्ट मीटरों का। आपने स्मार्ट मीटर ला के दिए, आपने बिजली का रेट कहाँ पर पहुंचाया? तो आप कहते थे हमारी सरकार बनी हुई, आपकी सरकार में तो सबसे ज्यादा बिजली जम्मू से लूटी गई।
सबसे ज्यादा हमारे साथ बेइंसाफी तो भारतीय जनता पार्टी ने ठीक है, की। आप ठीक मुझे है। बताइए, वो लीकर माफिया, लैंड माफिया, रेत माफिया, बजरी माफिया, वो कौन लाया हमारे सर के ऊपर? ये भारतीय जनता पार्टी लेके आई, कोई और ठीक तो है नहीं वीरेंद्र लेके आया। सिंह, ठीक है सही, ठीक है वीरेंद्र सिंह जी, आपकी बात हमने सुनी। रजनी सेठी साहिब, आपके पास आना चाहूँगा। बात डेली वेजर्स की हो रही है, तो सुनने में ये भी आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी डेली वेजर्स के हवाले से एक प्राइवेट मेंबर बिल असेंबली में पेश करने जा रहे हैं, जबकि वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला पहले ही कह चुके हैं, कमेटी तश्कील दी है उन्होंने, और कहा कि इनके जो मुतालबात है वो हल किए जाएंगे और ये एक इंसानी मसला है। अब ज़रूरत क्यों है कि भारतीय जनता पार्टी अब इसके लिए प्राइवेट मेंबर बिल पेश करने जा रही है? जहूर जी देखिए, डेली वेजेस का जो मुद्दा है वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है लोगों से जुड़ा मुद्दा है, उनके रोजगार से जुड़ा मुद्दा है। और कुछ समय के लिए मुझे लग रहा है 20 तारीख से शायद वो 3 दिन की काम छोड़ो हड़ताल पर भी जा रहे हैं, जो मैंने देखा है। अगर वो हड़ताल पर जाते हैं, लोग तंग होते हैं, लोगों को पानी की किल्लत होती है, तो उसका जिम्मेवार कौन? एनसी की सरकार। आज एनसी के भाई बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि मोदी जी अपनी जेब से पैसे नहीं खर्च रहे। ये तो सब जानते हैं कि लोगों की टैक्स का पैसा ही लोगों पर लगाया जाता है, मगर उसके लिए रोड मैप बनाया जाता है मेरे भाई। क्या रोड मैप है आपका जम्मू कश्मीर के लिए? भारत की सरकार का रोड मैप पूरे देश के लिए है। हमारे विधायक कहीं ना कहीं 1648 विधायक पूरे देश में है। हर विधायक का एक अपना जिम्मेवारी, हर कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट करते हैं। आपके जितने विधायक चुनकर आए हैं, आपका रोड मैप जम्मू कश्मीर के लिए क्या है? आपका डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी जी मुझे कहीं नहीं दिखे इन 39 शॉप्स के एजिटेशन में, जो कहते हैं कि जम्मू का मुख्यमंत्री बनाया हमने जम्मू की बात रखने के लिए। क्यों नहीं दिख रहे वो उन्के साथ धरने प्रदर्शन में? अगर वो जम्मू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जम्मू का हम इशू उस पर भी आएंगे, तो लेकिन पहले आप इसका जवाब दीजिए कि अगर उमर अब्दुल्ला कह चुके हैं, उन्होंने कमेटी तश्कील दी है, फिर इस प्राइवेट मेंबर बिल लाने की जरूरत क्यों पड़ी आपको? देखिए, उस कमेटी पर डेली वेजर्स के एम्प्लॉयज ही यकीन नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं हमारे साथ मजाक किया जा रहा है। 2014 में भी ये कमेटी बनाई गई थी। वो कह रहे हैं हम यकीन नहीं करते मुख्यमंत्री जी का, इसका फाइनल डिसीजन दे वो, या तो रेगुलराइज का ऑर्डर दे, नहीं तो वो अपने काम छोड़ो हड़ताल पर जा रहे हैं। तो बीजेपी यही बात कर रही है उनसे कि लोगों को गुमराह ना करे। एम्प्लॉयज पहले ओवर एज हो गए हैं, रिटायरमेंट की एज में आ गए हैं, तो उन पे डिसाइड कर लीजिए। बाकी मुद्दे आप ठंडे बस्ते में छोड़ दीजिए थोड़ी। ठीक है इमरान काजी साहब, जल्दी से जवाब दीजिएगा। रजनी सेठी साहिबा पूछ रही है कि रोड मैप क्या है, और अगर बीजेपी की तरफ से ये बिल, प्राइवेट मेंबर बिल असेंबली में पेश किया जाता है, तो फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास क्या ऑप्शन है? क्योंकि आप भी इसे नकार नहीं सकते। चलिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान से हमारा राब्ता कट हो गया है और वक्त भी अब साथ नहीं देता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। रजनी सेठी साहिबा भारतीय जनता पार्टी की तर्जुमान हमारे साथ ही, मोहम्मद इमरान काजी नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान हमारे साथ थे, और वीरेंद्र सिंह सोनू पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की तर्जुमान हमारे साथ ही। बात हो रही थी जम्मू कश्मीर का असेंबली में जो बजट इजलास चल रहा है उस हवाले से कि कई मामले इस दरमियान उठे, खासकर डेली वेजरों का मसला, और फिर तिब्बी और तालीम जिनके ग्रांट्स भी मंजूर किए गए, लेकिन एक बड़ा चैलेंज हुकूमत के सामने है एजुकेशन के हवाले से और हेल्थ के हवाले से, क्योंकि कई बड़े अस्पतालों में इस वक्त तिबी अमले की कमी है, जिस वजह से लोगों को काफ़ी मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है। और इस हवाले से कल सकीना इतू साहिबा उन्होंने भी कहा कि जम्मू कश्मीर में ये एक तशवीशनाक सूरत हाल है, क्योंकि बड़े इदारों में तिबी अमले की कमी है। GMC डोडा में 300 असामियाँ खाली है। लावेपुरा ट्रामा अस्पताल की तजवीज़ मरकज़ ने ठुकरा दी है। पहलगाम में 32 में से 15 असामियाँ जो पहलगाम SDH पहलगाम है वहाँ पर है। कुपारा जो SDH कुपारा है वहाँ पर भी तिबी अमले की कमी है। एक बड़ा मसला और एक बड़ा चैलेंज हुकूमत के सामने है, लेकिन अब तमाम नज़रें उमर अब्दुल्ला सरकार पर टिकी हुई है कि लोगों को किस तरह से राहत पहुँचाई जाएगी। साथ ही साथ चूँकि अप्रैल तक ये बजट सेशन चलेगा और आइंदा दिन काफ़ी खास होंगे, क्योंकि कई बिल जो है प्राइवेट मेंबर बिल वो असेंबली में पेश किए जाएंगे, उस पर भी खास नज़रें होंगी। फिलहाल आज के इस खास प्रोग्राम में इतना ही। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।